हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ और भारतीय संविधान की एक और वीडियो के साथ। और अब की बार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगी हमारी वीडियो नंबर 17। 16 अपलोड हो चुकी है और 17 में हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको और अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। और इसके जितने भी हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे वन लाइनर, उनको आप एक सीरीज के तहत नोट भी कर सकते हो या फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तब भी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट दिस वन। सो भारत का महान्यायवादी, और भारत के महान्यायवादी का जो विवरण है वो है संविधान के अनुच्छेद 76 में, 76 के अंदर जो है भारत का महान्यायवादी है। अब महान्यायवादी क्या होता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, क्या इसके विशेषाधिकार हैं, क्या इसका वेतन है, और ऐसी कौन सी खास बात है कि हम महान्यायवादी का चैप्टर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि उसको अधिकार दिया गया है कि वो संसद में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी गतिविधियों में जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भारत का महान्यायवादी है ना, वो आप यूं समझिएगा कि वो भारत सरकार का, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार, उसका एक तरीके से क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर होता है, कानूनी सलाहकार होता है, सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर होता है, या यूं भी कह सकते हैं ये भारत सरकार का एडवोकेट होता है, वकील होता है। और जितने भी लीगल इश्यूज है भारत सरकार की ओर से, यही उसको लिटिगेट करता है, उसकी पैरवी करता है। तो अगर सिंपल से शब्दों में हम यहाँ पर बात करें तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का एक वकील होता है, उसका कानूनी सलाहकार होता है, और जितने भी डिस्प्यूट होते हैं केंद्र सरकार की ओर से, वो सारे की पैरवी कौन करता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए इसका पद जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये आता है कि इसकी योग्यता क्या होगी। अगर इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, योग्यताएं, तो देखो योग्यताओं में हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन खास एक चीज यहाँ पर आपको नोट करनी है, भारत के महान्यायवादी के पास वो सारी योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज है, जो योग्यताएं उसमें हैं, वो ही योग्यताएं क्या होनी चाहिए, भारत के महान्यायवादी के पास होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो अगर भारत के महान्यायवादी की बात करें तो इसकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। अब सवाल ये आता है, नियुक्ति करता है तो इसका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल में ध्यान देना आपको, यह राष्ट्रपति, देखो वैसे तो हम कहते हैं 5 साल या 4 साल, कितने साल, है ना, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उसकी मर्जी पर। और राष्ट्रपति की मर्जी का मतलब क्या हुआ कि वह केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री है, उसकी सिफारिश पर ही वो कार्य करता है। तो देखो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए भी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, और अगर उसको पद से हटाना है तो सीधी सी बात है, वहां भी राष्ट्रपति को जो एडवाइस देगा वो प्राइम मिनिस्टर ही देगा। क्लियर यहां तक। तो ये हो गया उसकी नियुक्ति, और ये हो गया इसका टेन्यूर, कार्यकाल। अगर हम कार्यकाल की बात यहाँ पर करते हैं तो क्लियर यहां तक। अच्छा, अब हम आते हैं इसके विशेषाधिकार की ओर। अगर इसके विशेषाधिकार की बात करते हैं तो देखो इसको ये अधिकार दिया गया है सॉरी, कि संसद के
संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन उससे पहले आप समझिएगा कि आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहां पर 88, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो महान्यायवादी है उसको ये अधिकार है कि वह संसद की कार्यवाही में, जो कार्यवाही है ये आप एक तरीके से यूं समझ सकते हो, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, इसको ये अधिकार है, भाग ले सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, वह भारत सरकार की ओर से संसद में बयान भी दे सकता है, किसी मुद्दे के ऊपर, कानूनी इश्यू जो है उसके ऊपर अपनी राय रख सकता है। अब उसका बयान का मतलब है कि वो जो लीगल स्टेटमेंट है वो भारत सरकार की ओर से है। तो ध्यान देना, यह संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सरकार की ओर से कोई बयान दे सकता है, ये इसका विशेषाधिकार है। बट ही हैज नो राइट टू वोट, लेकिन इसे संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऑब्वियसली क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार है कि वह संसद की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, कोई बयान दे सकता है भारत सरकार की ओर से। तो आपका आंसर होगा 88, अनुच्छेद 88। क्लियर। अब एक ऐसा ही अनुच्छेद और है और वो है आर्टिकल अनुच्छेद 105। अच्छा, अब आर्टिकल जो 105 है ना, वो कहता है कि जो भारत का महान्यायवादी है ना, उसको कुछ विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं। अब वो जो विशेषाधिकार हैं वो कैसे होंगे, जो एमपीज होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है जो सांसद होते हैं, उन जैसे विशेषाधिकार कुछ दिए हुए हैं भारत के महान्यायवादी को। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि क्या उसकी अहमियत है और क्या उसका पद है। अब इन सारी चीजों के होते हुए एक चीज और भी है यहाँ पर, देखो भारत का जो महान्यायवादी है ना, उसको एक शक्ति दी गई है, उसको एक पावर दी गई है कि जो महान्यायवादी वो क्या कर सकता है, वह कोई भी राज्य है ना, किसी भी राज्य में एज ए जस्टिस या न्यायाधीश लिख देता हूं मैं, एज ए न्यायाधीश, मतलब जज के रूप में किसी भी कोर्ट में या न्यायालय में किसी भी मुकदमे का फैसला कर सकता है। फैसले का मतलब है जजमेंट दे सकता है, फैसला दे सकता है। देखो ये भी एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। क्या है इसने क्या बताया है, अटॉर्नी जनरल, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसको ये अधिकार दिया है, वह भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी न्यायालय में जाकर और एज ए न्यायाधीश, एज ए जस्टिस, एज ए जज किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। यहाँ जजमेंट का मतलब क्या है, उस मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। ये अधिकार किसको दिया है, भारत के महान्यायवादी को। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब अगर भारत के महान्यायवादी की हम सैलरी की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो ध्यान रखना इसका वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके बराबर होता है, मतलब 2,50,000।
ठीक है, ये उसका वेतन होता है। भाई ऑब्वियसली हमने अभी योग्यताओं में पढ़ा था कि न्यायवादी महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज में होती है, तो वेतन भी क्या होगा, सेम होगा। और सुविधाएं कैसी होगी, वो अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि प्रिविलेजेस जो सांसदों को सुविधाएं हैं वही सारी जो है फैसिलिटीज वो भारत के महान्यायवादी को दी जाएगी। अच्छा, अभी आप बता सकते हो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमनी, वेंकट रमनी, वेंकट रमनी ये भारत के अभी फिलहाल क्या है, महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। क्लियर। अब भारत के महान्यायवादी के लिए, इसकी सहायता के लिए, इसकी हेल्प के लिए एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल, मैं यहां लिख रहा हूं कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल इसकी मदद के लिए होते हैं। और दो अन्य क्या होते हैं, अन्य का मतलब मैं इंग्लिश में यहां पे लिख देता हूं एडिशनल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ध्यान देना, एक सॉलिसिटर जनरल और दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हुआ। अब एक बार इसका रिव्यू लेते हैं। भाई भारत के महान्यायवादी का विवरण कहाँ है, आर्टिकल 76 में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी अपने पद पर तब तक बना रहता है कब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यह भारत सरकार का कानूनी या लीगल एडवाइजर होता है, यह सरकारी वकील होता है, उसका सारे मुकदमों की पैरवी भारत सरकार की ओर से इसी की जिम्मेवारी है। इसको विशेषाधिकार है कि यह संसद में जा सकता है, उसकी गतिविधियों में भाग ले सकता है, कोई बयान दे सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसको नहीं है, ठीक है। और भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की अदालतों में जाके एज ए जस्टिस किसी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये तो केंद्र स्तर पर है भारत का महान्यायवादी। अगर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो मैं यहां क्लियर कर देता हूं, राज्य स्तर पर होता है हर एक राज्य सरकार का अपना पहला कानूनी अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में तो है महान्यायवादी और इसको हम क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, एजी शॉर्ट में लिख रहा हूं। और इसका विवरण है संविधान के अनुच्छेद 165 में, आर्टिकल 165 says that there shall be a legal officer of the state government that is known as advocate general। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, अगर इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, राज्यपाल। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। इसकी अगर योग्यताओं की बात करते हैं तो इसकी जो योग्यताएं होंगी वो सेम होगी जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, उसका जो जज है ना, उसका जज, उसके समकक्ष जो है इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये हो गई इसकी योग्यताएं। जैसे कि महान्यायवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होनी चाहिए, यहाँ हाई कोर्ट के जज की योग्यताएं होनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी क्या होगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सैलरी होती है 1,25,000, ठीक है, सेम वही इसकी सैलरी होगी।
अब आ जाते हैं इसके विशेषाधिकार पर। आप बिल्कुल भारत के महान्यायवादी के समकक्ष रख लेना, सेम वैसे ही चलेगा। भारत के महान्यायवादी को जहां अधिकार था वो संसद की गतिविधियों में भाग ले सकता है, ऐसे ही एडवोकेट जनरल को ये अधिकार है, वह राज्य विधानमंडल में, विधानसभा या विधान परिषद में उसकी बैठक में भाग ले सकता है, राज्य सरकार की ओर से कोई बयान दे सकता है, ठीक है, लेकिन उसको विधानमंडल में वोट डालने का अधिकार नहीं है। सेम जो महान्यायवादी था ऐसे ही राज्य स्तर पर आ जाएगा। अच्छा, इसके विशेषाधिकारों की बात करें तो इसके विशेषाधिकारों में इसको ये अधिकार है कि ये राज्य में स्थित किसी भी जिला स्तर के न्यायालयों में जाकर और एज ए जस्टिस किसी मुकदमे की क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ऐसा अधिकार एडवोकेट जनरल के पास है। तो सिंपल सी बात है, केंद्र स्तर पर कौन होगा, महान्यायवादी, और राज्य स्तर पर क्या होगा, एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और इसकी नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का महान्यायवादी और राज्य का जो है एडवोकेट जनरल। आशा है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक जो है आप बने रहिएगा चैनल ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश पर, और ज्यादा से ज्यादा कड़ी मेहनत करो। कोई भी क्वेश्चन है इसमें से छूटना नहीं चाहिए, हर टॉपिक को बीच बीच में रिवाइज करते रहो। फिर हम उसके बाद में हर एक वीडियो की जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक रिवीजन का पार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।